औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक बहुत ट्रेजिक है। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की हैसियत से एक आज़ाद मुल्क के तौर पर क़याम पजीर हुआ, तो आज हमारे पास सियासी दानिश्वर, मारूफ सियासी दानिश्वर मूसा सईद साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनसे एक दो सवाल पूछते हैं, क्योंकि मेरा भी एक दिन पहले एक टेलीविज़न वाला इंटरव्यू लेकर गए हैं और उन्होंने पूछा मुझसे कि सुकूत ढाका का जिम्मेदार कौन, स्टैब्लिशमेंट, यहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान या खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या कौन कौन से अवामल थे कि सुकूत ढाका हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालने पड़े और पाकिस्तान की फ़ौज हिंदुस्तान की कैद में रही, जिसे बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद भारत की कैद से आज़ाद कराया था। मूसा सईद साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने मेरी बात सुनी? जी सुन। मैं आपसे ये सवाल मैं दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सुकूत ढाका का जिम्मेदार कोई एक फरीक है या एक से ज़्यादा है, और उसके अवामल क्या थे? जी मैं सॉरी, ये मैं बताना चाहूँगा सॉरी कि इसमें मैं दो तीन इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ जो कि तारीख़ के माखज़ हैं, लेकिन उन्हें हमारी मुक़्तदर क़ुव्वतों ने अब तक उसे लोगों में नहीं आने दिया। बात यह है कि पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म के मास्को को बाईपास करके वाशिंगटन जाने के बाद वो अमेरिका का अलाई हो गया था, अमेरिका की अंडर हैंड चला गया था। तो उसके बाद एक तसलसल की कहानी है। अयूब खान को अमेरिकी ही लाए थे, लेकिन बाद में अयूब खान ने निकलने की कोशिश की। ये है 1962 की बात। तो 1962 में जब चीन और इंडिया की लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में अमरीकियों ने ऑर्डर किया, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के सदर को, कि गो टू दिल्ली एंड पैच अप। इसके बारे में तो मैं एक अलहदा बात करूंगा। बहुत चश्मकुशा वाक़या है ये भी, जो मैंने पढ़ा। तो उसके बाद फिर अयूब खान ने जो फ्रेंड्स डॉट मास्टर किताब लिखी, उससे भी साबित होता है कि वो अमरीकियों के इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि अयूब खान को अमरीकियों ने, जब वियतनाम में लड़ाई जारी थी, तो अमरीकियों ने अयूब खान से कहा कि 2 डिवीजन फौज ईस्ट पाकिस्तान में लगा दो, वहाँ पे चीन का बॉर्डर है और बाएं बाजू की जो क़ुव्वतें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो उनको कुचलना होगा। तो कुचलने के लिए 2 डिवीजन फौज लगा दो। तो अयूब खान ने उस पर यह कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। चुनाचा अमरीकियों ने कहा कि ये तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। अब यहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि वियतनाम में ये निक्सन का दौर है, रिचर्ड निक्सन का, जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो उस दौर के उस वक़्त अमेरिका को ये इल्म हो गया था कि वियतनाम को हम फतह नहीं कर सकते, बल्कि हमें शिकस्त होगी। तो इस हवाले से अब वो ये समझते थे कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक नया मोर्चा बन सकता है। चुनाचा उसने अपनी बैनुल अक़वामी जो जिम्मेदारी थी सरमायादारी निज़ाम को बचाने के लिए, तो इसके पेश नज़र जो थे इंडिया अपना ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। जैसे कि V.I. लेनिन, जो कि सोवियत यूनियन का खालिक है, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त पिटीशन है कौमी तहरीकों के बारे में। उसके बारे में पिटीशन मैं नाज़रीन आपसे भी और हाशमी साहब मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। वो पिटीशन ये है कि V.I. लेनिन ने कहा कि ये कौमी तहरीकें इतनी ताकतवर होती हैं, और कौमी तहरीकें जो है ये इलाकाई विक्टिमाइजेशन के हवाले से होती हैं। चुनाचा पाकिस्तान में एक तवील तारीख
24 साल की तारीख थी, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की विक्टिमाइजेशन ही होती रही। तो उस हवाले से वहाँ पर बड़े ये मौजूद थे, तो इस हवाले से उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। अब आप देखें, मैं आपकी खिदमत में बताऊंगा कि जब अयूब खान के ज़माने में जो थे वो उस ईस्ट पाकिस्तान में जो फर्स्ट पावर थी, अवामी ताकत जो थी, वो मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी की क़ियादत में नेशनल अवामी पार्टी थी, जो कि तबकाती शऊर की बुनियाद पर वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज थे। तो उस हवाले से अब अमरीकी उससे बहुत फिक्रमंद थे कि ये इन्हें चीन की इमदाद हासिल हुई तो ईस्ट पाकिस्तान में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगा। चुनांचे इसको रोकने के लिए, जिस तरह के आज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है कि हमने सोवियत यूनियन को रोकने के लिए अमेरिका के कहने पर सऊदिया ने मस्जिदों और मदरसों को भारी फंडिंग की थी। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये बात, इंटरव्यू है ये शहजादा मोहम्मद का। तो बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के मुताबिक अमरीकियों ने कौमी तहरीक को सपोर्ट करना शुरू किया। तो अब मैं आपको एक और हवाला देना चाहूँगा, ये अल्ताफ़ गोहर। तो नई नस्ल के तो लोग मुमकिन है कि अल्ताफ़ गोहर से वाकिफ़ ना हो, पुराने लोग तो उसको अच्छी तरह जानते हैं। उनके बहुत बड़ा पिलर थे, पिलर ऑफ द अयूब गवर्नमेंट। वो CSP ऑफिसर थे और सेक्रेटरी इत्तलाआत थे। तो उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है कि फौजी राज के 10 साल, आखिरी 10 साल। तो अयूब खान के बारे में उन्होंने ये बाद में किताब लिखी। तो उसमें भी इस बात का एक हवाला दिया जा रहा है। वो हवाला ये उन्होंने दिया, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये हवाला कोट कर रहा हूँ कि इसका उर्दू तर्जमा किया है जनाब शोएब बिन अजीज़ ने। बहुत कमाल तर्जमा किया है, बहुत खूबसूरत तर्जमा किया। तो मैंने इस किताब को 2 दफ़ा पढ़ा, तो उसमें जो है ये वाक़े पर आकर मेरी नज़र रुक गई कि मैं इसके बिटवीन द लाइन्स इसको तलाश करूँ कि ये क्या वाक़या है। तो उसमें वाक़या ये बताया गया कि अल्ताफ़ गोहर बताते हैं कि मैं बैठा हुआ था, अयूब खान के पास था कि याहिया खान कमांडर इन चीफ आए। तो कमांडर इन चीफ ने आकर मुझे मुखातब करते हुए कहा कि वो अगरतला साजिश केस है, तो उस केस के हवाले से अल्ताफ़ गोहर, मैं तुम्हें उसको तुमने बहुत आलमी सतह पर उसको प्रोपेगेट करना है, उसका खूब प्रोपेगेंडा होना चाहिए। तो मैंने अल्ताफ़ गोहर कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा, मुझे आप उसकी फ़ाइल भिजवा दीजिए। कल का दूसरे रोज़ जब मेरे पास फ़ाइल आई तो मैंने FIR में देखा, तो FIR में शेख का नाम था, शेख मुजीबुर रहमान का नहीं था। तो मैंने अयूब खान से कहा कि ये आप खामखा शेख मुजीबुर रहमान को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो उसे, उसका नाम जब है मुजीबुर रहमान का शाम नहीं तो उसे शामिल नहीं, तो उसे ज़रूर शामिल करना है। तो इस पर अयूब खान की बात समझ में आ गई, उनका ठीक है, इसे फिर मैं चुनाचा याहिया खान, जनरल याहिया खान को बुलाया गया और अयूब खान ने कहा भी जब वो है नहीं तो इसको रहने दो, फिर उसको शेख मुजीबुर रहमान को शामिल ना करो। चुनाचा एग्री करके जो है जनरल आगा याहिया खान वहाँ से चला गया। लेकिन नेक्स्ट ही डे या दूसरे तीसरे दिन वो वापस आया और उसने अयूब खान से कहा, ये अल्ताफ़ गोहर बताते हैं कि अयूब खान से कहा कि जी वो तो फिर हमने जो केस बनाया है मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, वो सारा बैठ जाएगा और इसको तो शामिल करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन इकराम, मैंने जो एक तहकीक की है इस हवाले से कि हम बहुत ही अमरीकी कंट्रोल में चले आ रहे हैं। तो अब भी इसके बारे में अपना इमरान खान ने बहुत से बातें की हैं। तो साबिक़ वज़ीर आज़म ने कि भी मुझे इस तरह हटाया गया और उसने अपने आप को लिंक अप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी किया ताकत हासिल करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हकीकत में कि ये असल में एक जिस तरह एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बात होती है, इसी तरह एक लीडरशिप की बिल्डिंग की बात हो रही थी। यानी वो याहिया खान ने नेक्स्ट डे आकर ये कहा कि जनाब वो तो केस बैठ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि याहिया खान कहीं से गाइड हो रहा था और उस फोर्स ने ये कहा था, और वो फोर्स कौन सी हो सकती है ये अब आप खुद जमा तफरीक कर लीजिए कि जो अयूब खान को, जो अपना शेख मुजीबुर रहमान को लीडरशिप बनाना चाहते थे, लीडर बनाना चाहते थे कौमी तहरीक का। तो उसके हवाले से ऐसा ही हुआ। तो उसमें के वो फिर याहिया खान ने कहा जी उसके बगैर काम नहीं चलता, वो बहुत ज़रूरी है।
चुनाचा उसमें फिर जब अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली, मैं आज ये तहरीक के हवाले से फिर ये कहूँगा कि जो अयूब खान के खिलाफ तहरीक थी वो तहरीक भी स्पॉन्सर्ड बाय द यूएसए थी, और उसमें याह्या खान की अपनी ख्वाहिशें भी शामिल थी। याह्या खान चाहता था मैं कमांडर इन चीफ बनना, जब उसे अमरीकी वो मिल गई, अपना बैकिंग मिल गई, तो उसने फिर इस हवाले से वो एक मूवमेंट चली, और उस मूवमेंट में तमाम दाएं बाजू की सियासी जमातों ने जिसकी वो एक अपना अयूब खान ने, सदर अयूब खान ने ये कह दिया था कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी, और इस सवाब-ए-दीद पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सवाब-ए-दीद पर जो है वो अपना दो जिसको चाहे बुला ले। तो उसमें नाज़रीन इकराम सब लोग जो थे वो आ गए उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, अयूब खान के उसमें। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने जो है वो मुतालबा किया कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ केस वापस लिया जाए और उसे रहा किया जाए और उसे शरीक किया जाए। चुनांचा ये एक अयूब खान के ही एक एडवाइज़र थे सलामती अमूर के, वो ढाका से थे, उनका नाम था G.W. चौधरी। उन्होंने किताब लिखी है अपना अयूब खान के पीरियड की और याह्या खान के पीरियड की। वो फिर याह्या खान का भी मुशीर रहा G.W. चौधरी। उसने द लास्ट डेज ऑफ द यूनाइटेड पाकिस्तान के नाम से किताब लिखी, और मेरे नज़दीक उससे बेहतर किताब अभी तक नहीं आई। बहुत से फौजियों ने भी लिखी है और बहुत से लोगों ने लिखी है, लेकिन जो उसको एनालिसिस किया है वो ज़बरदस्त है। तो उसमें वो एक जगह कहते हैं, तो मैं नाज़रीन इकराम अब आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है कि अयूब खान के पीरियड तक ईस्ट पाकिस्तान में जब शेख मुजीबुर रहमान जब जेल में रहा, तो वो नंबर 2 क़ुव्वत था सियासी, और नंबर 1 क़ुव्वत जो था वो मौलाना अब्दुल हमीद खान बाचानी थे। तो उसमें ये हुआ कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने जब ये मुतालबा किया कि शेख मुजीबुर रहमान को रहा किया जाए, उसे भी हम शामिल करेंगे, तो फिर उसको रहा करके लाया गया। अब G.W. चौधरी इस बात को लिखते हैं कि अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि कई बरसों से जेल में पड़ा हुआ था, उसको दबाने के लिए कि वो अपने 6 पॉइंट्स पर ज़्यादा स्टैंड ना ले, तो उसके लिए उसने कॉन्फ्रेंस हॉल से जो जहाँ इजलास हो रहा था उसके बाहर जो थे वो यूनिफॉर्म में जनरल याह्या खान और एडमिरल को और फजाइया के तीनों सरबराहों को बिठा दिया। अयूब खान का मकसद ये था कि जब शेख मुजीबुर रहमान आएगा तो वो उसको तासुर ये देना था कि फौज जो है ये अयूब खान के साथ है। लेकिन हुआ ये कि जो ही वो इंटर होने लगा तो जनरल आगा याह्या खान ने उठकर शेक हैंड किया मुजीबुर रहमान से, और एक जुमला कहा जिससे शेख मुजीबुर रहमान ने फौरन पिक कर लिया, और वो जुमला ये था कि हमने अयूब खान से कह दिया है, सदर से कह दिया है कि ये आपका सियासी मामला है, इसे आप खुद निपटाएं। इसका मतलब ये था कि फौज जो है, शेख मुजीबुर रहमान समझ गया कि फौज जो है ये अयूब खान के साथ नहीं रही। चुनांचा वो कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर उसने बहुत ज़बरदस्त स्टैंड ले लिया, और यहाँ तक कि अयूब खान को जो है वो मार्शल्ला लगाना पड़ा, और उसने ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो थी वो जनरल आगा याह्या खान को थी। तो ये एक कहानी है इसकी। अब इससे आगे अब आप और देखेंगे। ये तो आपने पस मंजर सारा बता दिया ना। बता दिया मैंने तो जो सवाल किया जी उसमें आगे जी मैं जिम्मेदार कौन है? जी मैं उसमें जिम्मेदार, उसमें बात ये है कि उसमें बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। मसलन एक जिम्मेदारी की बात तो मैं आपको करना चाहता, जो कि गुज़श्ता दिनों जो हमारा एनालिसिस 70 में था, 71 में था, तो उसमें जो हमारा एनालिसिस था कि इस पाकिस्तान का क्या हुआ, तो उसमें ये जो जावेद हाशमी है, ये स्टूडेंट लीडर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनकी एक यूट्यूब पर एक उसका इंटरव्यू मौजूद है, और बहुत चशमकुशा एक जुमला ही अगरचे उसने कहा है लेकिन खूब कहा है। उसने ये कहा कि प्रोफेसर गुलाम आजम, हमारा एक इजलास हुआ था ढाका में जमात इस्लामी का, तो प्रोफेसर गुलाम आजम जो कि ईस्ट पाकिस्तान जमात इस्लामी का सदर था,
उसने अपना मौक़िफ़ बयान किया था कि हमें ये बंगला कौमी तहरीक जो बंगाली अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, हमें फ़ौज का साथ देने की बजाय हमें इनका साथ देना चाहिए, तो बाद में सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत ने उसकी ये बात नहीं मानी थी। ये जावेद हाशमी साहब का ये इंटरव्यू मौजूद है। तो उसमें तो बहुत से लोग शामिल हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एनालिसिस जो था वो दुरुस्त नहीं था। वो उसमें सकम आ गया। या फिर अगर जब मेरे जैसे आदमी को, मेरे जैसे सियासी कारकुन को इस बात का इल्म था कि मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान में, इसमें मैं पस मंजर में एक वाक़या भूल गया हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है, उससे बगैर नहीं वो हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता। बेशक इसमें अगर टाइम हो तो सेकंड किस्त में आप इसे दे दीजिएगा। बात यह है कि जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने कि इलेक्शन करवाया जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली होगी, तो इसमें सूबाई असम्बलियों के भी इलेक्शन थे। 7 दिसंबर को कौमी का और 17 दिसंबर को सूबाई के इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। तो ईस्ट पाकिस्तान में जैसा कि मैंने पहले बताया कि अयूब खान के ज़माने में नंबर 1 पावर उस तरफ जो था वो मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी था, और सेकंड पावर जो था अवामी तौर पर वो शेख मुजीबुर रहमान की जमात थी। लेकिन जो ही शेख मुजीबुर रहमान रहा हुआ तो वो फिर बतदरीज बड़ी तेज़ी के साथ नंबर 1 पावर बन गया, यहाँ तक कि वो स्वीप करने की पोजीशन में आ गया। तो इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, एक बहुत बड़ा, तो उससे हज़ारों आदमी उससे समुद्री तूफान आया था, उससे हज़ारों ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे वो हलाक हो गए थे और बहुत तबाही और बर्बादी हुई थी। तो मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी जो है वो पाकिस्तान आए, वेस्ट पाकिस्तान में। ये बात अगस्त और सितंबर की है सन 1970 में वो आए वेस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने जनरल आगा याहिया खान से बात की। तो मैं इसमें फिर कोट करूंगा GW चौधरी को, कि GW चौधरी ने अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ द यूनाइटेड पाकिस्तान में ये लिखा कि मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी बड़े तवीलुल कलाम थे। वो 3 घंटे तक जनरल आगा याहिया खान और उनके साथ जो फौजी उनके जर्नैल बैठे हुए थे उन्हें ये कायल करते रहे कि उन्होंने यहाँ तक लिखा कि उन्होंने बहुत 3.5 घंटे तक बात की। आगे की स्टोरी जो है वो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी, क्योंकि मैं जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आया था तो मैं उससे पहले नेशनल अवामी पार्टी से मेरी वाबस्तगी थी भाषानी ग्रुप से, तो उसमें और साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में मैं पूरा इदराक रखता था कि, और मैं ये समझता था कि पाकिस्तान में हमें वेस्ट पाकिस्तान में हमें पाकिस्तान में एक ऐसी टावरिंग शख्सियत की ज़रूरत है, यानी हमें एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है जो कि हमें मंजिल पे पहुंचा सके। तो राजा भुट्टो साहब को पीपल्स पार्टी में इस किस्म के जो मेरे जैसे लोग आए थे तो वो इसी हवाले से आए थे कि भुट्टो साहब की शख्सियत के हवाले से हम गोल अचीव कर लेंगे, पाकिस्तान में सोशलिज्म ले आएंगे। तो उसमें क्योंकि मेरे राब्ते थे, ताल्लुक़ था इनकी जो वेस्ट पाकिस्तान में जो लीडरशिप थी जिसमें CR असलम थे, कसर गरगेज़ी थे और इसी तरह और जो दोस्त थे उनसे मेरा ताल्लुक़ था। तो उसमें हुआ ये कि जो टोबा टेक सिंह की कॉन्फ्रेंस हुई, किसान कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी ने एक इन कैमरा मीटिंग में अपनी पार्टी का जो इजलास वो किया, तो उसमें उन्होंने जनरल आगा याहिया खान के बारे में, मुलाकात के बारे में तफसीलात बताई थी। और उसमें मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी ने अपनी जमात को ये बताया कि देखो मैं मिलकर आ रहा हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करने के अमरीकी प्रोग्राम में जो है वो जनरल आगा खान जो है वो शामिल है और ये सारे ऊपर के लोग शामिल हैं। मैंने मशवरा, मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी ने कहा कि मैंने मशवरा ये दिया था जनरल आगा याहिया खान को कि देखो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और वहाँ पर कौमी बंगला तहरीक जो है वो अपने बहुत स्वीप करेगी और इलेक्शन के बाद फिर सूरत हाल इतनी डेंजरस हो जाएगी कि आप लोग संभाल नहीं सकेंगे और वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो जाएगा।
تو اس کے لیے مولانا عبد الحمید خان بہچانی نے کہا کہ میں نے یحییٰ خان کو مشورہ دیا تھا کہ میں کہتا ہوں میں مطالبہ کروں گا کہ ایسٹ پاکستان طوفان میں ڈوبا ہوا ہے، ہزاروں آدمی مر گئے، ہلاک ہو گئے ہیں، تو الیکشن کو پوسٹ پون کر دو، تو الیکشن اور بحال کرو جو لوگ تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ اس کے بعد پھر تحریک یہ کچھ بیٹھ جائے گی اور تو پھر الیکشن کروا دینا، لیکن ابھی جو ہے یہ پراپر ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یحییٰ خان اس پر نہیں مانا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنے میں آقا یحییٰ خان جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تو اس لیے پھر یہ بات انہوں نے کہا کہ میں بھٹو صاحب بھی امریکہ کے اہلِ کار تھے۔ جی میں ایک بات میں اس کے بارے میں بھی کہ بھٹو صاحب کا کتنا رول، جی میں لیکن یہ جو ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں تو ہم تو کتاب لکھ لیں گے، اس میں پوری ایک کتاب بن جائے گی۔ جی بالکل کتاب لکھیں، یہ تو اب آپ کی، میں تو ایک حقائق بیان کر رہا ہوں نا۔ بھٹو صاحب کا بھی آپ آن کیمرہ ہیں، آپ یہ دھیان کریں کہ آپ سے میں جو سوال کر رہا ہوں اس کی ریلیونسی میں اگر آپ نہیں آئیں گے نہیں، میں لوگوں کی دلچسپی نہیں رہے گی۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، لوگ لیکن پروگرام دیکھ رہے ہیں نا۔ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ مولانا بہچانی نے یہ کہا کہ دیکھیں میں تو پھر اس پاکستان میں جا کر اپنا رول ادا کروں گا، تو ویسٹ پاکستان میں پھر ہماری وجہ سے تمہیں مار پڑے گی، اس لیے میں پارٹی توڑ دیتا ہوں، تم اپنا علیحدہ ہو جاؤ تاکہ میرے جو وہاں پہ ایکشن ہوگا اس سے پھر آپ کو سوال چھوٹا سا ہے جس پہ آپ نے بہت ڈیٹیل بات کی۔ سوال یہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات میں عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جو ہے اکثریت حاصل کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرتی ہے۔ وہ جو سیٹیں ہیں، جو تناسب ہے سیٹوں کا، اس حساب سے وزیر اعظم پاکستان شیخ مجیب الرحمان کو بننا تھا۔ اچھا اصل میں بات یہ ہے ٹھیک ہے نا؟ جی اس میں بات یہ، میرا موقف یہ ہے کہ ایک تو وہ جو قومی اسمبلی تھی وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ اسمبلی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو یہ شورٹی چاہتے تھے کہ ایسا کانسٹیٹیوشن بنے کہ یہ 5-6 پیسز میں وہ جدا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ 6 پوائنٹس اگر بنتے تو پھر جو آپ ایسٹ پاکستان کو دیتے رائٹ، تو وہ آپ بلوچستان کو بھی دیتے، وہ سندھ کو بھی دیتے، وہ آپ پنجاب کو بھی دیتے اور سرحد کو بھی دیتے جو PPK ہے۔ لوگ تو آپ سے دو ٹوک بات سننا چاہتے میں دو ٹوک ہی بات، تو اس میں بھٹو صاحب نے، میں اس میں ایک واقعہ ذوالفقار علی بھٹو ہاں بنگلہ دیش کے قیام کے حوالے سے جی ملوث ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی بھٹو صاحب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ملوث ہیں، ملوث تو نہیں ہیں، لیکن لیکن کہا بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب اقتدار شیخ مجیب کو میں اس میں اپنے جو میرے دوست تھے ان کا میں حوالہ دوں گا، وہ تھے علی احمد طالپور، میر رسول بخش طالپور کے بھائی۔ تو بھٹو صاحب نے جب ڈھاکہ کا بائیکاٹ کیا سیشن کا، تو کراچی میں انہوں نے PIDC ہال میں ایک کنونشن بلایا تھا جس میں شامل ہوا تھا۔ تو اس میں سب سے زیادہ زبردست امپورٹنٹ جو تقریر تھی وہ میر علی احمد طالپور کی تھی، جو میر رسول بخش طالپور جو بھٹو صاحب کے زمانے میں گورنر بنے تھے ان کے بڑے بھائی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب چیئرمین بھٹو صاحب، آپ نے جیسا کہ یہ کہا ہے، یہ اصل میں بھٹو صاحب ہم سے حمایت لے رہے تھے کہ میں نے یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے ڈھاکہ سیشن کے بائیکاٹ کا، اس کی تائید ہو۔ تو اس کے بارے میں جو تھے تقریریں کر رہے تھے، تو علی احمد طالپور نے اس طرح یحییٰ خان کی فوٹو لگی ہوئی تھی دیوار پر، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جناب چیئرمین، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں، فوج، شیخ مجیب الرحمان اور پیپلز پارٹی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک بڑی طاقت 2 بڑی طاقتوں کو لڑا کر خود اقتدار میں رہنا چاہتی ہے؟ یہ ان کا فوج کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی طاقت 2 بڑی طاقتوں کو لڑا کر خود پاور میں آنا چاہتی ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب پہلے ان کو بائیکوں میں بھیجو،
यानी उनका कहने का मकसद ये था कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ, अवामी लीग के साथ आप यूनाइट होकर मार्शल लॉ खत्म करवाएं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो थी वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी भुट्टो साहब की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर पहले बाहर इत्तेफाक कर लिया जाए, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि इस पर इत्तेफाक कर लिया जाए। तो ये भुट्टो साहब का, क्योंकि भुट्टो साहब के सामने ये था कि अगर वो 6 पॉइंट मान लिए जाए तो फिर एक पाकिस्तानी बल्कि फिर एक बहुत लूज सी कन्फेडरेशन बन जाएगी और वो 5 मुल्क बन जाएंगे। तो ये एक मुद्दा वो था। तो इसमें बात ये थी कि मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं हेनरी किसिंजर जो अपना उस ज़माने में जब ढाका फॉल हुआ, वो सदर निक्सन के, अमरीकी सदर निक्सन के वजीर ख़ारजा थे, उनका बहुत चश्मकुशा और बहुत परफेक्ट उसका इंटरव्यू मौजूद है जो छप चुका है, जिसको जंग ने भी छापा। तो वो ये था कि सन 71 अक्टूबर सन 71 में जनरल आगा याहिया खान ने हमें यकीन दिला दिया था, अमेरिका को, यानी अमेरिकी सदर को ये यकीन दिला दिया था कि अगले साल मैं बांग्लादेश बनवा दूंगा। ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है, ये बातें तो रिकॉर्ड में मौजूद है। हम पता नहीं क्या इसको अहमियत नहीं देते। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो आपने सारी दुनिया की हमें बातें बता दी हैं, पूरी तारीख बता दी है जी, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं जी दिया। नहीं, मैं इसी को कैसे मैं ये देखें, मैंने तो यस और नो में जवाब जी होता है। यकीनन मैंने आपसे ये पूछा है हाँ कि अक्सरियती पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की जो थी उसको वजारत उज़्मा देने में भुट्टो साहब की दिलचस्पी थी या नहीं थी? नहीं, बात तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी। देखें उसके आपको याद होगा कि दाएं बाजू की सियासी जमातों ने पहले यस और नो में मैं नहीं, यस और नो में नहीं मैं दे सकता, ये मैं यस और नो में नहीं दे सकता। मैं किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उसमें शामिल था। तो मैं पाकिस्तान में अगर आज की नस्ल के पास कोई सवाल है तो सवाल ये उठता है कि देखिए पाकिस्तान टूटने में भुट्टो का किरदार था। एक सेक्शन कहता है भुट्टो का नहीं किरदार नहीं था। दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना, दो तबके हैं, दो आरा है। आप इन दोनों आरा के दरमियान में आगे बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनके दरमियान में देखिए दाएं बाजू की जमातें तो उस वक्त भी कहते थी कि ये जो असेंबली है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसका हेड नहीं बनना चाहिए। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करवाने चाहिए, इसलिए कि ये मार्शल लॉ ऑर्डर के जरिए जो इलेक्शन हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हुए हैं। हाँ जी मूसा सच साहब आप बात कर रहे हैं। हाँ जी 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 आप हाँ जी, मैं बता रहा था कि एक बात रह गई कि जब टोबा टेक सिंह कॉन्फ्रेंस में ये इम्पोर्टेंट इंकशाफ करने के बाद अपनी पार्टी में कि भाई फिर तुम लोग भी, हम तो जाकर वहाँ एक्शन करेंगे, तुम अंदर चले जाओगे तो वो जो तुम नहीं उठा सकते। हाँ, उसमें बात ये हुई थी कि मौलाना बाशानी ने अपनी पार्टी को ये कहा था, वेस्ट पाकिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी को, कि अब ईस्ट पाकिस्तान को बचाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए। और इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उस तरफ अब भी तहरीक चला सकता हूँ ये, लेकिन हमें यहाँ से फौज ले जाकर ये मारेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी यहाँ पर एक मूवमेंट चलाए, फिर हम उसमें शामिल होंगे। कि ये मुतालबा करे वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी के नेशनल अवामी पार्टी के ईस्ट पाकिस्तान में पहले सैलाब ज़दगान को बहाल करो और ये पोस्टपोन करो। तो लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप ने, जो नेशनल अवामी पार्टी की लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि बाबा जी हम ये बोझ नहीं उठा सकते। तो इस पर मौलाना बाशानी ने कहा कि अगर तुम बोझ नहीं उठा सकते, मैं तो फिर उस तरफ जाकर अपना एक्शन करूंगा, तो फिर यह है कि तुम्हें मार पड़ेगी, इसलिए मैं पार्टी को तोड़ता हूं वेस्ट पाकिस्तान की। चुनाचा वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी को तोड़ दिया गया और फिर ये सीआर असलम, कसर गर्देजी, महरोज अख्तर और दूसरे शौकत अली, आपके सरदार शौकत अली एडवोकेट लाहौर के, ये अलहदा कमरे में बैठे और इन्होंने फिर पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई। तारीख तो ये है, तारीख तो ये है जनाब।
इसको अब आप चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ जी सुकूत ढाका के हवाले से हमारी बातचीत हुई। जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। और फिर इसमें एक बात मजीद मैं वो करूंगा कि मौलाना भाषानी जब वापस गए ईस्ट पाकिस्तान से मायूस होकर, मौलाना भाषानी जब वापस गए मायूस होकर, तो कि मेरी ये बात नहीं बन रही, पार्टी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, और याहिया खान जो है ये अमेरिकी एजेंडे पे काम कर रहा है, तो फिर मौलाना भाषानी ने ढाका जाते हुए हवाई जहाज़ पर खड़े होकर, आधी सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि वेस्ट पाकिस्तान वालों, मैं तुम्हें आखिरी सलाम करके जा रहा हूँ, और फिर वो जाकर तारीख में उतर गया। और वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ये है जी असल कहानी, जिसको के छुपाया जाता रहा।